चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले बायोलॉजी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है जैव प्रक्रम शुरू किया था, जिसके मोटे मोटे से 4 लेक्चर हो गए हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 5 या भाग नंबर 5 हम पढ़ेंगे। वैसे पिछले जो लेक्चर नंबर या पार्ट नंबर 4 था उसमें हमने पढ़ा था रक्त के बारे में। आज हम रक्त के बारे में जो पढ़ा उसके मोटे मोटे से नोट्स बनाएंगे। चलो शुरू करें। चलो सबसे पहले रक्त। रक्त की कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है, कुछ कैरेक्टर मैंने लिखे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ जो भी लिखना है लिख लो आप। चलो देखो अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं। यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में व कोशिकाओं से उपापचय अवशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। यह एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका पीएच 7.4 होता है। वयस्क में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। वह नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है और सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। चलो अपन समझते हैं इसे पहले से। देखो ये मैंने कल बताया आपको, यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल का मतलब द्रव के समान, संयोजी उत्तक, संयोग का मतलब होता है जोड़ने वाले। आगे उत्तक, उत्तक क्या होता है आपको पता है, कोशिका मिलती है तब उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक अंग, अंग आगे बढ़ के अंग तंत्र और अंग तंत्र पूरा अपना शरीर। अब आगे जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में, मतलब मनुष्य के अलावा जो भी अन्य पशु उनके अंदर रक्त भी होता है। मनुष्य व अन्य पशुओं में ये क्या करता है, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व का मतलब पाचन के फलस्वरूप जो अवशोषण हुआ है उसमें जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो वसा मिला है उनको वो, तथा उसके साथ ऑक्सीजन को वो कोशिका के अंदर ले जाता है। मतलब सपोज मैंने रक्त को मैंने भोजन का अवशोषण किया। अवशोषण के बाद अवशोषण का हुआ मुख्यतः हमारी छोटी आंत में, वहां से भोजन चला गया रक्त के अंदर। अब मैं भाग दौड़ रहा हूं तो मेरी पांव की मसल्स काम करे तो वहां पे ऑक्सीजन, वो भोजन चाहिए। ऑक्सीजन भोजन क्यों चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के लिए भोजन जाएगा, फिर भोजन से ऑक्सीजन जुड़ेगी, उसका दहन करेगी, उसको जलाएगी, ऊर्जा मिलेगी। इसका मतलब जो आमाशय के आसपास, जो हमारे छोटी आंत के आसपास जो भोजन था, खास करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा, उनको पांव तक कौन लेके जा रहा है, तो उसका क्या है, रक्त। भाई वहां से भोजन को हमारे पांव की मसल तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। तो ये लिखा हुआ ऑक्सीजन को कोशिकाओं में, तथा वहां से जहां पर ये ऑक्सीजन वो पोषक तत्वों को लेके जाए, वहां से वापस जो श्वसन की प्रक्रिया होगी उसमें जो उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ बढ़ेंगे उनको वापस बाहर लाने का काम कौन करेगा, यह रक्त करेगा। या ऐसा बोल सकते हैं वहां पर श्वसन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उनको भी वापस फेफड़ों तक लाने का काम कौन करेगा, रक्त करेगा। तो ये लिखा वह कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। आगे लिखा हुआ है यह एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका पीएच 7.4 है। तरल का मतलब द्रव के समान, हल्का क्षारीय। क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, वैसे केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा, फिर मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी पीएच 1 से 7 के बीच में होती है, वो होते हैं अम्लीय। जिनकी पीएच 7 होती है वो होते हैं उदासीन, और जिनकी पीएच 7 से अधिक और 14 के बीच में होती है वो होते हैं क्षारीय। और रक्त के पीएच कितनी है, 7.4, यानी 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, क्षारीय। ये लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ वयस्क में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका मतलब जो मोटियार मान छोरो है उनमें जो रक्त बढ़से कई जगह बढ़से हड्डियां में, हड्डियां में भी कई जगह लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मेरो जो हड्डियों के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है उसमें रक्त का निर्माण होता है। आगे क्या लिखा हुआ तथा नवजात शिशु और छोटे जो बच्चे होते हैं प्रॉपर हड्डियों का विकास नहीं हुआ होता है, उस समय उनके अंदर कौन करता है रक्त का निर्माण, उनके अंदर करता है प्लिया या स्प्लीन। ये मोटा मोटा सा ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। यदि आपको ऐसा, अधिकांश लोग क्या याद रखते हैं, लाल अस्थि मज्जा में रक्त बनता है, लेकिन उसकी जगह ऐसा लिखा हुआ कि छोटे बच्चों में किसमें होता है, तब आप बोलोगे प्लिया या स्प्लीन में। आगे लिखा हुआ है सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, उसके अंदर लगभग कितना रक्त होता है, 5 लीटर। तो ये लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, बेटा कुछ और गुण है मैं बता रहा हूं वो भी लिख लो आप। चलो
इतना लिखने के बाद अपना आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीजें मैंने कल बताई थी वो अपन लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि रक्त का निर्माण या रक्त के अंदर कौन होते हैं, प्लाज्मा, वो संगठित पदार्थ। तो आगे इसमें लिख लो रक्त में, उससे आगे लिखना है रक्त में मुख्यतः प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थ पाए जाते हैं। मोस्टली ये होता है रक्त में मुख्यतः प्लाज्मा और संगठित पदार्थ बोलो यहाँ रक्त कणिका है बोलो, दोनों एक ही। तो अब देखो मैं इसको डेराइव कर रहा हूं, आप ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख लो। रक्त के अंदर एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त के अंदर क्या होता है, संगठित पदार्थ। क्या? संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ बोलो या इसे आप ऐसे भी लिख लो रक्त कणिकाएं। चलो, प्लाज्मा है ये रक्त का द्रव भाग होता है और संगठित पदार्थ या रक्त कणिका ये ठोस भाग होती है। तो यहां पे लिख लो प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है। कैसा? तरल भाग है। और संगठित पदार्थों में लिख लो यह रक्त का ठोस भाग है। कैसा? ठोस भाग है, ये लिख लो। चलो प्लाज्मा में और अपन देखते हैं। मैंने कल क्या बताया था कि रक्त के कुल आयतन का प्लाज्मा कितना होता है, 55%। कितना होता है? 55%। इसका मतलब प्लाज्मा 55% है, तो संगठित पदार्थ कितने होंगे? 45%। कितने? 45%। तो प्लाज्मा लिखता है, लिखते हैं अपन यह कुल रक्त का 55% भाग होता है। तो संगठित पदार्थ इसमें लिख लो यह कुल रक्त का 45% भाग होता है। चलो ये लिख लो आप, मिटा दूंगी फिर बाद में। सिंपली बात, प्लाज्मा क्या है? ये रक्त का तरल भाग है, संगठित पदार्थ ठोस है। प्लाज्मा की बात करिए कुल रक्त का कितना? 55%। तो बाकी 100 में से 55 जाएंगे, पीछे कितने बनेंगे? 45%, जो क्या होते हैं? संगठित पदार्थ। मिटा दो। चलो प्लाज्मा में एक दो पॉइंट है वो भी लिख लो आप। प्लाज्मा के अंदर आप ऐसा रख लो। चलो अब देखो रक्त का ये होता है 55%, लेकिन इसकी खुद की बात करें तो इसके अंदर, इसमें यानी प्लाज्मा में, इसमें 90 से 92% जल होता है एवं 6 से 8% प्रोटीन होती है। 6 से 8% प्रोटीन होती है। यदि मैं खुद प्लाज्मा की बात करूं, यदि प्लाज्मा 100% है तो उसका 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% क्या होती है इसके अंदर? प्रोटीन। आगे लिख लो इसमें कुछ आयन पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा कुछ आयन पाए जाते हैं, जिसमें से कौन से होते? सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन इत्यादि। सोडियम आयन मतलब Na+, कैल्शियम आयन यानी Ca+2, बाइकार्बोनेट आयन मतलब HCO3-, ये इसके अंदर होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में लिखूंगा, पहले ये लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, इसमें 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन मुख्यतः 3 होती है। कौन कौन सी होती है? लिख लो इसमें
मुख्य प्रोटीन कौन कौन सी कल बताया था मैंने, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इसमें मुख्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन होती हैं। चलो लिख लो, आज थोड़ा जल्दी स्पीड में लिखते हैं, लिखना है, कल मोस्टली चीजें हमने समझ ली थी। चलो मिटा दूं मैं। अब देखो, जो 3 प्रोटीन होती है उन 3 प्रोटीनों के काम क्या है ये आपको याद रखना है। पहली प्रोटीन थी फाइब्रिनोजन। चलो पहले आप लिख लो फाइब्रिनोजन, फिर इसका काम लिखो। मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, लिखूंगा नहीं मैं। चलो लिखो, फाइब्रिनोजन का काम लिखो। यह प्रोटीन मुख्यतः रक्त के थक्के का निर्माण करने में सहायक है। यह प्रोटीन मुख्यतः रक्त के थक्के का निर्माण करने में सहायक है। यदि कहीं चोट लग जाए, रक्त बाहर निकलता है, कुछ समय बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि ऐसी प्रोटीन इसमें सहायक होती है। चलो इसमें लिख दिया। सेकंड नंबर आप लिख लो एल्बुमिन। अब इसमें कौन लिखो इसका, यह प्रोटीन परासरण संतुलन में सहायक है। परासरण ऐसे लिखना, परासरण संतुलन में सहायक है। परासरण संतुलन क्या होता है? देखो, मोस्टली हमारी जो कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है, एक दूसरे के आसपास होती है, तो कभी कभार क्या होता है, किसी एक कोशिका में परासरण दाब बढ़ जाता है। कोई बाहर से पदार्थ आते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगता है, परासरण दाब बढ़ जाता है। या कभी कभार पदार्थ की सांद्रता या मात्रा भी बढ़ जाती है, उनको वापस कम कैसे किया जाए, उसमें ये प्रोटीन सहायक होती है। या कभी कभार ऐसा होता है कि उन कोशिकाओं के अंदर परासरण दाब कम होता है, वापस बढ़ाया कैसे जाए, तो उसमें भी सहायक कौन होती है? एल्बुमिन। लास्ट वाली एक और है, उसको लिख लो ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कार्य लिखो इसका, यह प्रोटीन प्रतिरक्षा से संबंधित है। यह प्रोटीन प्रतिरक्षा से संबंधित है, यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उससे संबंधित कौन सी है? ग्लोबुलिन। मोटा था प्लाज्मा के बारे में, मोटा मोटा सा था खूब है। चलो अब हम पढ़ते हैं, वापस यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं संगठित पदार्थ या रक्त कणिकाएं। अब मैं इसको बीच में लिख रहा हूं क्योंकि इसका मैं वर्गीकरण करूंगा, आपको यहीं से शुरू करना है। देखो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। जो संगठित पदार्थ था, संगठित पदार्थ बोलो, या इसे हम क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं। अब आपको पता है, कल बताया सबसे इंपोर्टेंट यही रक्त कणिकाएं या संगठित पदार्थ कितने होते हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या बोला था मैंने? प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। और ये लिख लो, हम विस्तार पूर्वक इनके बारे में लिखेंगे। देखो पहले समझते, आरबीसी, सभी आरबीसी हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पस। सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, इसे क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कार्पस। थर्ड नंबर है प्लेटलेट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं हम पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु। इन तीनों के साइंटिफिक नाम है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ और नाम है, मैंने कल बोले थे, किसी को याद है? आरबीसी का क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या? वेरी गुड। क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। कल ही मैंने बताया था। और थर्ड नंबर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बढ़िया नाम है इसका, थ्रोम्बोसाइट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इनके और नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके नाम भी ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट।
अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि संख्या कितनी होती है, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले अपन लिखते हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, चलो आरबीसी में आप लिखो, रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक ये होती है, रक्त कणिकाओं में, रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है। चलो लिख लो, गैप कम है, चलो मैं एक एक को लिखवाता हूँ। ठीक है, ये क्या गैप कम हो रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले लिख लो पॉइंट, इसमें आरबीसी में रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक इसकी मात्रा होती है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें, इन तीनों में सबसे अधिक आरबीसी होती है। वो भी कितनी होती है इन तीनों में? 99%, 99% भी अकेली होती है। चलो मिटा दो, मैं फिर मैं क्या एक एक समझा रहा हूँ, डिस्टर्ब हो गए। चलो पहला पॉइंट लिखा आपने, संगठित पदार्थों में पहला आरबीसी, सबसे पहले अपना आरबीसी के बारे में लिखते हैं। आरबीसी में पहला पॉइंट हमने लिख लिया था, सबसे अधिक मात्रा इसकी होती, कितनी होती है? इसकी मात्रा लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी, यानी mm। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते, mm³ प्रति घन, यानी mm³ लिख लो। चलो इतनी इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। यदि मैं मिलियन की बात करूं तो कितना होगा? 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, सेकंड नंबर लिखो, इसके अंदर वापस सेकंड का फर्स्ट हो गया, थर्ड नंबर हो जाएगा। आगे लिखो कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें यानी आरबीसी में, इसमें लाल रंग का प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन नाम पता है? हीमोग्लोबिन। इसमें लाल रंग का प्रोटीन हीमोग्लोबिन, जिस इसमें से लिखो, इसमें चलो लाल रंग, वैसे लाल रंग इसके कारण होता है, इसमें चलो ये ठीक है, इसमें लाल रंग का प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? रंग लाल होता है, देख तो रहा है, इससे कम हो गया नहीं? चलो मैं शायद डाल देता हूं उसमें, ये देख लो आप, देते सिंपली बात है, क्या लिखा हुआ? इसकी मात्रा लगभग 50 से 55 मिलियन होती है, सॉरी 50 से 55 लाख प्रति घन एमयू यानी मिमी होती है। सेकंड है, इसमें केंद्र का अभाव होता है, और आगे लिखा हुआ इसमें एक वर्णक होता है या एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। हमें मोस्टली पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सेम है, आरबीसी के अंदर तो होता है हीमोग्लोबिन। चलो लाल, ये लिखा हुआ है रक्त का रंग लाल होता है। चलो अब आगे लिखो, इसमें आगे लिखो, इसमें चलो आगे लिखो, इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है,
वैसे मैंने पहले आपको बताया है, करना है। देखो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ले जाता है ऑक्सीजन को, और एक हीमोग्लोबिन का अणु कितनी ऑक्सीजन ले जाता है? 4 को। जो हीमोग्लोबिन का अणु होता है ये 4 ऑक्सीजन को ले जाता है, कितनी को? एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन होता किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर। थोड़ा बहुत ये बना दो, मोटा मोटा सा ये था आपके आरबीसी बारे तक खूब है। अब आप सेकंड पॉइंट लिखो ना, जो पहले लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी, वहां से शुरू करो आप, थोड़ी स्पीड है भाई आज। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की बात करें अपन, तो हम इसे क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलो इसमें लिखो हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण, के कारण डब्ल्यूबीसी श्वेत रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है। यदि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता तो ये भी कैसे हो जाती? लाल रंग की। सामान्य व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में, सेकंड पॉइंट लिखो आप, सामान्य व्यक्ति में इसकी मात्रा, इसकी मात्रा ये कम मात्रा पाई जाती, कितनी? 6000 से 8000 प्रति घन मिमी, बस इतनी होती इसकी मात्रा। वो कितनी थी? 50 से 55 लाख, ये तो हजार। आगे लिखो, आगे इसमें थर्ड पॉइंट लिखो, इसका कार्य प्रतिरक्षा में सहायता प्रदान करना है। यानी सही ढंग से बोले कि बाहर से आने वाले हानिकारक जीवों को, वायरस हो या अपन बोले बैक्टीरिया हो, उनसे लड़ने का काम ये डब्ल्यूबीसी करती है। वैसे 6000 से 8000 इसकी संख्या होती है। जब संक्रमण की अवस्था आती है तो इसकी संख्या बढ़ भी जाती है, क्योंकि लड़ना भी पड़ता है। बाहर से कोई हानिकारक जीव आता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। यदि लगातार हमारे रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या 50,000 प्लस बनी रहती है तो इस अवस्था को बोलते हैं रक्त कैंसर, या इसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। मोटा मोटा से लिख लो, मैंने वैसे क्या लिखा? हेमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण डब्ल्यूबीसी कैसे होती है? श्वेत रंग की होती है। सामान्य व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है? 6000 से 8000, और इसका कार्य प्रतिरक्षा में सहायता प्रदान करना है। चलो मिटा दो नहीं, चलो आगे लिखो इसका पॉइंट आप, एक दो। हालांकि मैंने बताया था ये 2 प्रकार की होती है, 5 इसके टाइप होते हैं। टाइप तो वैसे बोलो प्रकार एक ही है, मतलब 2 प्रकार है। एक प्रकार को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइड, दूसरे को बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइड। मोस्टली क्या 5 प्रकार की होती है। कौन से प्रकार आप लिख लो, मैंने कल लिखा है वैसे 5 प्रकार है इसके, 5 प्रकार है। कौन कौन से? डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार। पहला है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। हाँ, सेकंड लिखो आप लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। थर्ड लिखो आप मोनोसाइट, कल बताया था मैंने आपको मोनोसाइट। फोर्थ लिखो आप इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और 5 नंबर लास्ट लिखो आप बेसोफिल। क्या? बेसोफिल। ये मैंने मोटा मोटा सा कल बताया था। डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ये लिख लो आप, मोटा मोटा सा था खूब है डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब आगे आप लिखो, लास्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स, या हम बोलते हैं इसे पट्टिकाणु, और साइंस की लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट। अब इसमें लिखो प्लेटलेट्स। चलो प्लेटलेट्स हेडिंग जो दिया हुआ वैसे आपने 3 एरो बना रखे, इसमें लिखो इसकी संख्या, इसकी संख्या, संख्या 1.5 से 3.5 लाख
3.5 लाख, मतलब 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। इसका काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। एक दो पॉइंट और रह गए, आप भले लिख लो। वैसे देखो मैं भूल गया वापस, मैंने आरबीसी मुझे लिखवाना था, तो ये लिख लो, फिर बाद में वहां वापस आओ। आप भूल गया मैं खुद। चलो, आरबीसी में एक दो पॉइंट क्या है, पहले आप उसमें साथ में जोड़ देना। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का औसत काल या औसत जीवन काल देखिए वो लगभग होता है, आप लिख लेना 15 से 20 दिन। और प्लेटलेट्स का जो औसत काल होता है वो होता है, औसत जीवन काल वो होता है 10 दिन का। मतलब आरबीसी जीती है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी लगभग 15 से 20 दिन, और जो प्लेटलेट्स होती हैं या अपन बोलते हैं इसको थ्रोम्बोसाइट या पट्टिका, इनका जीवन काल होता है सिर्फ 10 दिन। एक और बढ़िया क्वेश्चन वो भी मैंने कल बोला था, वैसे अभी आज उसमें बताया नहीं मैंने। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, यदि मैं उसका 100 ml रक्त लेता हूं, इसी स्वस्थ व्यक्ति का यदि मैं 100 ml रक्त लेता हूं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है लगभग 12 से 16 ग्राम। ये ध्यान रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होती है। ये लिख लो आप, मैंने लिखा ही नहीं था। एक और पॉइंट है बढ़िया, जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद इनका विनाश होता है एक जगह पर, जिसे हम बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा। आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन है, 120 दिन के बाद आरबीसी का विनाश होता है एक जगह, उसे हम बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा, ऐसे बोलते हैं स्प्लीन, SPLEN। तो यहाँ पर इनका विनाश होता है, और इसी कारण प्लीहा या स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा या स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ये लिखने पॉइंट में लिखवा नहीं रहा हूं, कल मैं चेक करूंगा। वैसे चलिए ये पॉइंट थे, वैसे मोटा मोटा सा रक्त में यही था। अब मैं एक और हेडिंग डलवा देता हूं, आप लिख लो कि रक्त के कार्य, और एक तारा लगा देना, इंपोर्टेंट पूछा जाता है भाई रक्त के कोई 2 फॉर्म बताओ, कोई 3 फॉर्म बताओ, वो आप लिख लो। बढ़िया, ये मैं मिटा रहा हूं। देखो समझने लायक कुछ था नहीं, मैंने कल समझा दिया था, आज लिखना ही था आपको, तो अपन लिख ही लेते हैं मोटा मोटा सा। चलो, अब आप बड़ा सेटिंग डालो। रक्त के कार्य, ब्लड के काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और एक तारा लगा। तो काम लिखो आप, पहला काम लिखो, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह लेना का परिवहन कौन करता है? रक्त। सेकंड लिखो, पोषक तत्वों का परिवहन, यानी जो हमारे रक्त के अंदर जो पोषक तत्व आते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाने का काम ये रक्त करता है। थर्ड नंबर लिखो, शरीर के पीएच का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण रक्त करता है। 4 नंबर लिखो, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? रक्त करता है। 5th नंबर आप लिखो, इसमें एक और पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे? चलो, प्रतिरक्षा से, चलो एक और, इससे पहले एक और बढ़िया पॉइंट लिख लो। हार्मोन, आपने नाम सुनोगे, हार्मोन्स का आवश्यकता अनुसार परिवहन। और लास्ट पॉइंट लिख लो, प्रतिरक्षा से संबंधित जो घटनाएं होती है वो इसी के अंदर होती है, रक्त के अंदर। तो प्रतिरक्षा से संबंधित
घटनाओं का स्थल, क्या स्थल। मोटे मोटे से कार्य आप लिख लो, वैसे ध्यान रखना आपको, इंपोर्टेंट है कार्य। कार्य क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है, पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है, शरीर के पीएच को बनाए रखता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हार्मोन का आवश्यकता अनुसार परिवहन करता है, और प्रतिरक्षा से संबंधित जो भी घटनाएं होती है वो रक्त के अंदर होती है। चलो आज के लिए इतना ठीक है, मोटा मोटा सा। वैसे देखो समझने लायक मैंने अधिकांश चीजें कल आपको बता दी थी, जो बताने लायक था मैंने आप रिपीट कर ली, लिखने का काम था। तो आज का लेक्चर यहीं पे पूरा हो जाता है जी, धन्यवाद। और वैसे अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करे, और आज इस काम को आपको पूरा करना है जी, धन्यवाद।